हम सीखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड 9 का 6.1 और 6.2। पहले देख लेते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। सो इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ चीजें लिखी है जो आपको ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज में ये सारी चीजें जो है आएगी कहीं ना कहीं और आपको मतलब नहीं पता चलेगा तो आपको सम करने के लिए नहीं आएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। सैलरी और इनकम, ऑफ कोर्स यस, जब कोई अर्निंग के लिए जाता है तो 1 मंथ के बाद में सैलरी आती है, या फिर बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो उसे जो भी इनकम हो रहा है, ओके, जो भी इनकम हो रहा है तो उसे हम सैलरी और इनकम बोलते हैं। ये सब तो चीजें आपको पता है, बट फिर भी मैं कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ जो मतलब हमें इसमें काम आने वाला है। ओके, सैलरी और इनकम उस चीज को बोलेंगे। तो फिर सैलरी और इनकम मिल जाती है तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, घर के हाउस होल्ड जो चीजें होती है वो लेके आते हैं, या फिर चिल्ड्रन के एजुकेशन पे खर्चा करते हैं। और जहां कहीं पे भी हम लोग खर्चा करते हैं तो वो पूरा जो पैसा होता है वो कहां से खर्चा होता है, हमारे इनकम और हमारे सैलरी जो भी होती है, इनकम या फिर सैलरी जो हमारी है उसके अंदर से खर्चा होता है। ओके, सो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। जो भी चीजें हमारी खर्च हो जाती है सैलरी आ जाने के बाद में, और जो खर्च हो जाने के बाद में जो कुछ अमाउंट छोटा सा बचा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेविंग। ओके, सो एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक अनप्रेडिक्टेबल और एक प्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल मतलब क्या, जो एक्सपेंसेस हमें पता नहीं हो कि ये हमें खर्च करना पड़ेगा, और प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस जो हमें ऑलरेडी पता है कि हमें ये पैसे तो हमें निकाल के रखने पड़ेंगे क्योंकि ये एक्सपेंसेस आने ही वाले। सो अनप्रेडिक्टेबल देखते हैं, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस, हमें कभी पता नहीं होता कि हम कब बीमार पड़ने वाले, राइट। सो वो अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस में आता है। ओके, जैसे कि मेडिकल से कुछ दवाइयां लेके आ गया महंगी महंगी, सो वो अनप्रेडिक्टेबल में आ गया। और वैसे हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में आ गया। ओके, कोई अगर बीमार है, आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन है जो ज्यादातर बीमार रहते हैं, ओके, तो उनका हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस, या फिर घर में कोई एकदम सडनली बीमार हो गया जिसको टाइफाइड मलेरिया हो गया, ओके, या फिर कुछ भी उनको इश्यू आया उनके हेल्थ के अंदर तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, ओके, सो उसलिए जो एक्सपेंसेस, या फिर किसी का एक्सीडेंट या फिर किसी की डेथ हो गई अपने घर में, सो वो भी सडनली होती है, राइट। कभी भी एक्सीडेंट और या फिर डेथ हमें बताकर या फिर हमें इंटीमेट करके नहीं आती है, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो अनप्रेडिक्टेबल में आती है। नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि किसी के घर में आग लग गई बिल्डिंग में, राइट, या फिर कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आपके प्लेस पर हुआ, राइट, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई या फिर अर्थक्वेक आया है, फिर जो भी XYZ, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ, किसी के साथ में होना नहीं चाहिए, बट देन टू अगर कभी हो जाता है तो ये सारे एक्सपेंसेस किसमें आते हैं, अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंस में। सो अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस देखते हैं। तो प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस जो डेली लाइफ में हम लोग कर रहे हैं, ओके, जितनी भी सैलरी आती है पापा बोलते थे ये लाइट बिल में दे दो, ये गैस बिल में दे दो, ये टेलीफोन बिल भर दो, ओके, फिर उसके बाद में घर का मेंटेनेंस या फिर घर का रेंट, या फिर अगर घर अपना खुद का है तो उसके बाद में उसका मेंटेनेंस देना पड़ता है, और अगर घर नहीं है तो बाय करना पड़ता है ना। अगर घर है और हम लोग ने बाय किया है व्हीकल, उसके लिए भी देना पड़ता है, और बच्चों के एजुकेशन के लिए। सो ये सारी चीजें हम लोग को ऑलरेडी पता होती है कि हमें ये सब करना है, ओके। सो ये सब आते हैं प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस में। व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सो आप सभी को पता है, जब कभी हम लोग जैसे कमाते हैं, राइट, सो कुछ पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट की तौर पे हम लोग कहीं पे रख देते हैं, या तो बैंक में, या तो पोस्ट ऑफिस में, या तो फिर म्यूचुअल फंड में, राइट। सो इन्वेस्टमेंट उस चीज को बोलते हैं जिसके लिए हमने पैसा रखा है कि हाँ बाबा बेटी की शादी करवानी है, या फिर बेटी को अच्छा एजुकेशन देना है, अब्रॉड भेजना है, तो उसके लिए कुछ मुझे 10 लाख 15 लाख लगने वाले, तो वहां पे हमने 4 लाख या 5 लाख रुपीस डिपॉजिट किया है 5 इयर्स के लिए, और हम लोग को 5 इयर्स के बाद में वहां से हमें 15 लाख मिल रहे हैं या फिर 14 लाख, जो भी रेट और जो भी वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन होगी उस हिसाब से, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लैंड पे भी होता है, जैसे कोई भी प्लॉट आपने खरीद लिया और उसको ऐसे ही थोड़े से टाइम के लिए रख दिया 4-5 साल के लिए, जब उसको बेचने के लिए जाओगे तो वो आपका जो अमाउंट है आपको ज्यादा मिलेगा। सो आई होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आई होगी।
आपके पेज नंबर 94 पे बहुत अच्छी तरीके से एक पॉट बनाया है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। सो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी बताया है, पोस्ट ऑफिस और बैंक भी बताया है। सो पोस्ट ऑफिस और बैंक के अंदर हमारे पैसे ज्यादातर सेफ होते हैं। ओके, म्यूचुअल फंड में शेयर, ओके, ये सारी चीजों के अंदर हमारे पैसे माइट भी सेफ नहीं होते। तो आपको ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो बैंक में करो, अदरवाइज पोस्ट ऑफिस में करो। और सबसे बेस्ट अगर इन्वेस्टमेंट है, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही है कि आप प्लॉट लेके ऐसी खाली रख दो, प्लॉट या फिर कोई शॉप या तो फिर कोई क्या नाम है अपना फ्लैट ले लो। ओके, सो ये सब इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको डेफिनेटली वापस मिलेंगे। ओके, मतलब ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे और सेफ भी रहेगा आपका पैसा। ओके, जैसे आप कहीं दूर फ्लैट ले लो, आपके अगर एरिया में आपको बहुत ज्यादा हायर अमाउंट में मिल रहा है तो आप कहीं दूर जाके आपके नाम पे पेपर वर्क करेक्ट रख के कोई बैंक वाले को या फिर कोई एजेंट को दिखा के आप जो है वो पेपर वर्क जो है रीचेक कर लो, और उसके बाद में आप चेक करो कि मतलब जो यहाँ पे जो फ्लैट है वो ठीक ठाक है कि नहीं है, आसपास में पूछ के उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट करो। ओके, सो आपका इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट जो है वो लैंड में होगा। ओके, फ्लैट या तो फिर शॉप या तो फिर कोई ऐसी खुली प्लेस। ओके, अदरवाइज बैंक एंड पोस्ट ऑफिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, आप वहां पे अपना रख सकते हो। ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर अगर वहां पे रखते हो, अगर 5 to 10 ईयर के बाद में अगर आप अमाउंट लोगे तो वो डबल ट्रिपल आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगा। बट आप घर में ही रखोगे सो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, वो पैसा जो है उतना के उतना ही रखा रहेगा आपके घर पे। आपने 5 या 10 इयर्स के लिए भी आपके लॉकर के अंदर रखा है 10 लाख रुपीस। ओके, आपने यूज नहीं किया है, आपने सोचा इन्वेस्टमेंट वगैरह बेकार की चीज है, मैं घर पे रखता हूँ 10 लाख रुपीस, तो आप अगर 10 साल के 15-20 साल के बाद में भी आप निकाल के अगर लॉकर देखते हो तो आपकी 10 लाख रुपीस ही मिलेंगे। सो बेटर है आप कहीं पे अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर दो। आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हमें करना चाहिए 6.1 एक्सरसाइज, तो हम लोग देखते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं सम की ओर। क्या दिया हुआ है? अलका स्पेंड 90% ऑफ मनी दैट शी रिसीव एवरी मंथ एंड सेव 120 रुपीस। सो अलका को जितने भी पैसे मिलते हैं एवरी मंथ, मतलब हर महीने में जितने भी पैसे उसको मिलते हैं उसके अंदर से वो क्या करती है, 90% वो मनी जो है स्पेंड कर देती है। ओके, स्पेंड मतलब खर्चा कर देती है। एंड सेव 120 रुपीस, मतलब कितना बचाती है वो? 120 रुपए जो है वो बचाती है। सो हाउ मच डज शी गेट एवरी मंथ? तो उसको पैसा कितना मिलता है आपको पता है? उसने आपको भी नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। आइए स्टार्ट करते हैं सम और फाइंड करते हैं कि उससे कितने पैसे मिलते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि उसका सेविंग कितना है, 120 रुपीस है। ओके, सो अलका को पता नहीं कितना मिलता है, सो लेट x रुपीस अमाउंट शी गेट। हर महीने उसको कितना मिलता है? x रुपीस। Therefore, क्या करना है अभी हमें पता है कि उसकी स्पेंड कितना है, 90% शी स्पेंड। सिंस 90% शी स्पेंड, therefore उसका सेविंग कितना हुआ? 100 minus 90, that is 10%, है ना। 100 में से 90 गया तो 90 गया तो आया 10%, तो ये उसका हो गया सेविंग। और क्वेश्चन में भी हम लोगों को दिया है कि सेविंग कितना है, 120 रुपीस, मतलब ये जो सेविंग आ रहा होगा ये वो 120 ही होगा, राइट। बट शी सेव 120 रुपीस, राइट। यहाँ पे हमें वही दिया है, therefore 10% जो होगा वो होगा 120 रुपीस, बट 10% ऑफ व्हाट? 10% जो सेविंग करती है वो उसको जो पैसा मिलता है उसमें से ही करती है। सो 10% ऑफ x, सो 10 का 10% का मतलब 100, ऑफ का मल्टीप्लाई x का x इक्वल टू 120, x will remain as it is
120 will remain as it is. ये 10 upon 100 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 100 upon 10. ओके, रेसिप्रोकल. यहाँ पे ऐसा है, मल्टीप्लाई में जो है वो डिवाइड में चलेगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई. 0 0 कैंसिल. 120 into 10. So Alka get 1200 every month. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब हम देखते हैं इसके बाद का सब. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट. आई होप इसके पहले का क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? सुमित बोरो अ कैपिटल ऑफ ₹50,000. सुमित नाम का एक बंदा है, उसने 50,000 जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 का कैपिटल लेके आया है टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस. तो वो किस चीज का बिजनेस कर रहा है? फूड प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा है. इन द फर्स्ट ईयर ही सफर अ लॉस ऑफ 20%. तो पहले ही साल में बेचारे को नुकसान उठाना पड़ा, लॉस उठाना पड़ा 20% का. सो 50,000 के अंदर से 20% उठाना पड़ा, तो 20% कितना है वो हमें देखना है. ओके, लॉस कितना होगा उसको. रिमेनिंग कैपिटल ही इन्वेस्टेड इन अ न्यू स्वीट बिजनेस एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%. अब जो नया पैसा उसका जो बचा था, जो सुमित ने बिजनेस में लगाया था 50,000, 20% उसको लॉस हो गया. 20% को लॉस को निकाल दो, कितना अमाउंट होता है वो निकल जाएगा 50,000 में से. तो रिमेनिंग कैपिटल जो बचता है वो उसने लगाया स्वीट बिजनेस में, और स्वीट बिजनेस में उसको फायदा हुआ 5% का. सो 5% का प्रॉफिट होने के बाद में जो उसके पास पैसा आया है, टोटल पैसा जो बचा हुआ है, क्या वो ओरिजिनल कैपिटल से ज्यादा है या कम है, उसकी बेसिस पे हमें निकालना है प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल. ओके, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इसने स्टार्ट करने के लिए सुमित ने कितना लेके आया है? सुमित बोरो 50,000. So 50,000 to start food product business. And 20% उसके अंदर उसको लॉस हो गया. 20% लॉस ऑन. सो लॉस किसके ऊपर हुआ होगा? जितना उसने पैसा लेके आके डाला है, कैपिटल of ₹50,000, राइट. सो 20% जो लॉस है, जितना उसने पैसा लेके आया था उसके ऊपर लॉस हो गया. परसेंटेज का मतलब 100, और कैपिटल कितना लगाया उसने? 50,000. सो 1 0 1 0 कैंसिल, एंड सेकंड 0 कैंसिल. 5,000 यहाँ बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, तो 5,000 into 2 10,000 उसको लॉस हो गया. अब 10,000 लॉस हो गया तो बचा कितना? 50,000 में से 10,000 गया तो 40,000 उसके पास बचा. तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिमेनिंग कैपिटल बोलेंगे, जो बच गया. रिमेनिंग कैपिटल कैसे आएगा, कैसे फाइंड करेंगे हम? जो उसने लेके आया था पैसा, कितना पैसा लेके आया था? 50,000. सो 50,000 उसका क्या हो गया? ओरिजिनल कैपिटल जो लेके आया था वो ओरिजिनल कैपिटल माइनस करेंगे क्या? जो लॉस हो गया पैसा. ओरिजिनल कैपिटल था 50,000 और लॉस हो गया 10,000. सो 50,000 माइनस 10,000 हाउ मच? 40,000. सो ये है रिमेनिंग कैपिटल. अब रिमेनिंग कैपिटल जो था वो पैसा लेके उसने किस में लगा दिया है? स्वीट बिजनेस में लगाया. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन स्वीट बिजनेस. स्वीट बिजनेस में उसने पैसे अपने लगा दिया. अब स्वीट बिजनेस में उसको क्या हुआ? 5% का प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट हुआ 5%. अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट हुआ है जो 5%, क्या वो उसको 50,000 पे हुआ है या फिर 40,000 पे?
सो 40,000 पे हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो स्वीट बिजनेस में उसने इन्वेस्ट कितना किया है, रिमेनिंग कैपिटल इन्वेस्ट किया है। रिमेनिंग कैपिटल कितना है, 40,000 है। सो 40,000, सो ना रिमेनिंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन स्वीट बिजनेस दैट इज 40,000 उसने लगाया। तो प्रॉफिट 5% भी हम लोग किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ऑन रिमेनिंग कैपिटल। प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन रिमेनिंग कैपिटल। So 5% on 40,000, परसेंट का 100, 40,000 as it is, double zero cancel, 5 fours are how much, 20, 5 fours are 20 और ये 2 0 का 2 0, तो 2000 उसे क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। अब मुझे बताओ उसके हाथ में कैश कितना है, ये 40,000 भी है जो उसने न्यू बिजनेस में लगाया है और ये 2000 भी उसके पास है जो उसने प्रॉफिट कमाया। तो उसके पास पूरा कैश कितना हुआ, तो कैश इन हैंड लिखते हैं हम लोग। रिमेनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। सो रिमेनिंग कैपिटल है हमारा 40,000 प्लस करेंगे 2,000 प्रॉफिट, तो वो हमारा हो गया 42,000। अच्छा अब मुझे ये बताओ उसके पास अभी 42,000 है तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ अभी भी, क्योंकि उसके पास था 50,000 बट अभी प्रॉफिट कमाने के बाद में भी उसके हाथ में पैसा है 42,000। तो 42,000 इज लेस देन 50,000, तो उसका जो है लॉस हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉस इक्वल टू ओरिजिनल कैपिटल माइनस कैश इन हैंड। ओके, सो ओरिजिनल कैपिटल था 50,000 और उसको लॉस होकर भी प्रॉफिट होकर भी हाथ में सिर्फ 42,000 बचा। सो उससे कितने का नुकसान उठाना पड़ा, 8,000 का। सो यहां पे लिखेंगे 8,000 लॉस ऑन ओरिजिनल कैपिटल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रॉफिट जो है आपको अच्छी तरीके से पता है, प्लस करना है, लॉस जो है उसको माइनस करना है और फिर उसके बाद में हम लोगों को देखना है कि हाथ में कितना बचा है। तो हम लोग उसको कंपेयर करेंगे हमारे ओरिजिनल कैपिटल से, तो उसके हिसाब से मालूम पड़ा हमें लॉस है, तो लॉस कितना है 8,000। अब देखते हैं हम इसकी बात का सम। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। आई होप इसके पहले का क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education. Invest 14% in share, deposit 3% in bank, and use 40% of his daily expenses. He was left with a balance of rupees 19,000. What was his income that month? ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा है। सो क्या हमें इसकी सैलरी पता है निखिल की सैलरी ही पूछा है, व्हाट वाज द इनकम ऑफ दैट मंथ। तो उस महीने में उसने कितना कमाया, यहाँ पे बताया उसने कहाँ खर्च किया है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने आपको 100 रुपीज दिए, ओके 100 रुपीज दिए, आपने कुछ पैसा खर्चा कर दिया है आपके प्ले गेम्स लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 5,000 दिए, ओके 1,000 रुपीज का आपने प्ले वीडियो गेम ले लिया और 2,000 रुपीज का कुछ शॉपिंग कर ली और फिर 1,000 जो है आपने स्कूल की फीस दे दी और आपके पास 1,000 रुपए बचा है। तो ये मैंने आपको रुपए बताया कि कितने रुपए आपने खर्चा किए, बट यहाँ पे हमें परसेंटेज बताया गया है कि 5% उसने इनकम जो है अपने बच्चों के एजुकेशन में लगाया। इन्वेस्टमेंट 14% किया शेयर में, डिपॉजिट किया परसेंटेज 3 और 40% जो है एक्सपेंसेस के अंदर खर्चा हुआ है और उसके पास अभी पैसा जो बचा है वो 19,000 है। सो हमें फाइंड करना है कि उसकी मंथली इनकम कितनी थी, ओके उस वक्त।
सो हमें मंथली इनकम नहीं पता है, सो लेट अस टेक लेट x be the income of Nikhil that month. तो जितना भी वो उसको सैलरी मिल रही थी उसी के अंदर से वो पैसा भर रहा था जो उसके बच्चे की एजुकेशन के लिए, और ये भी जितना सारा दिया हुआ है। सो हम लोग का जो है पता है कि 5% ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन किस पे कैलकुलेट करेंगे, x पे, राइट, प्लस 5% चिल्ड्रन एजुकेशन, 14% इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर in share on x. Okay, similarly 3% deposit in bank on x, है ना, तो 3% अमाउंट कितना है वो भी हमें नहीं पता है, और 40% जो है वो स्पेंड डेली हाउस होल्ड, ठीक है, डेली एक्सपेंसेस ऑन x, है ना, और उसके बाद में उसके पास में पैसा बच जाता है, he was left with 19,000 ओके, इक्वल टू x। क्यों मैंने इक्वल टू x लिया है, क्योंकि उसकी टोटल सैलरी के अंदर से ही ये खर्चा हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो 5,000 दिया था वो 5,000 इसको प्लस करके हो रहा होगा। आपने जो वीडियो गेम लिया, आपने जो क्या नाम है अपना वीडियो गेम की आपने शॉपिंग की, फिर आपने ट्यूशन फीस भरी और आपके पास में 1,000 रुपीज बचा, वो सारा प्लस करके 5,000 आ रहा है। सो ठीक उसी तरह ये जो निखिल के एक्सपेंसेस हुए उसकी सैलरी के अंदर का जो अमाउंट था उसके अंदर से 5% हुआ है। सो 5x अपॉन 100 प्लस 14% जो उसने इन्वेस्ट किया उसकी सैलरी के ऊपर से ही, सैलरी के पैसे में से ही उसने इन्वेस्ट किया, तो 14x अपॉन 100, वैसे ही 3x अपॉन 100 और ये 40x अपॉन 100। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको हम लोग 19,000 लेंगे या 19,000x अपॉन 100? 19,000 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्टली यहाँ पे रुपीस बताया, यहाँ पे परसेंटेज दिया था, इसके लिए अपन ने x लिया वहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों को नहीं दिया हुआ है परसेंटेज, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू बताई गई है, तो इसको डायरेक्टली कॉपी कर लिया। अब ये जो सबके डिनोमिनेटर पे 100 है वो एक ही बार आ जाएगा, ओके। फिर ऊपर वाले वैल्यूज को हम लोगों को प्लस दिया तो प्लस में कर लेते हैं, 14x प्लस 3x प्लस 40x प्लस 19,000 इक्वल टू x। अब इसको प्लस करो, 40 प्लस 14 54, 54 प्लस 5 54 प्लस 5 59, 59 प्लस 3 62, तो 62x अपॉन 100 प्लस 19,000 इक्वल टू x। ये डिवाइड में दोनों साइड चले जाएगा, 62x प्लस 100 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 0 थे 2 0 और आ गया, 100 से मल्टीप्लाई हुआ x, तो ये 100x हो गया, 19 और 5 0 प्लस 62 उस साइड जाके माइनस 62x हो गया, 100 माइनस 62 हाउ मच, 38x, राइट। तो ये 19 1 2 3 4 5, राइट, ये 19 एंड 5 0 और 38 100 माइनस 62 करके आया। सो x विल रिमेन एज इट इज, 38 नीचे चले गया, 19 1 2 3 4 5, 19 1 सा 19, 2 सा 38, और ये 5 0 के 5 0, 2 1 सा 2 5 सा 10, तो ये 4 0 बचे, तो 4 0। सो x का वैल्यू क्या हो गया, 50,000। सो 50,000 is the income of a Nikhil.
ओके, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ? मिस्टर सैयद kept a 40,000 in a bank at 8% of compound interest for 2 years। सैयद नाम का एक आदमी है, उसने 40,000 रुपीस बैंक में रखा है 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और बैंक भी किस हिसाब से रखा है? 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो अर्निंग कर रहा है। ओके, एट द सेम टाइम मिस्टर फर्नांडिस जो है उसने इन्वेस्ट किया 1,20,000 म्यूचुअल फंड में 2 इयर्स के लिए, और उसको रिटर्न कितना पैसा मिला है आफ्टर 2 ईयर? 1,92,000। तो किसका जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो ज्यादा होगा? whose investment turned to be the more profitable। ये नहीं देखना उसके अंदर उसने किसने ज्यादा पैसे कमाया, ये देखना है किसने ज्यादा पैसे सेम ईयर में और कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल उसने कमाया। सो सैयद की स्टोरी पहले देख लेते हैं हम लोग। सो मिस्टर सैयद ने क्या किया है? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने पैसे डाले हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो क्या हमें अमाउंट पता है? नहीं पता है, हमें पता है प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल उसने 40,000 इन्वेस्ट किया बैंक में। सो हम लोग पहले क्या करेंगे? अमाउंट फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल तो हमें पता है। ओके, सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P प्लस P1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। सो P का वैल्यू हमारे पास है 40,000, 1 प्लस R का वैल्यू 8 है, और रेज़ टू n का वैल्यू कितना है? नंबर ऑफ ईयर 2। ओके, और बेहतर होगा अगर हम लोग यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। P है 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम है 2 साल। ओके, सो ये हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें। सो 40,000 मल्टीप्लाई 100 वन सा 100 और 100 प्लस 8, 100 वन सा 100 प्लस 8 डिवाइड बाय नीचे जो 100 है वो आया था स्क्वायर। सो 40,000 100 प्लस 8 108 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे स्क्वायर बोला है, स्क्वायर मतलब इसको ओपन करेंगे हम लोग 2 टाइम। ओके, सो 0000, ये नीचे के 4 0 ऊपर के 4 0 के साथ कट हो गया। मल्टीप्लाई में आएगा 4 इंटू 108 इंटू 108। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हम लोगों को मिलेगा 46656। ओके, मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया था, बहुत बार करवाया, इसके लिए मुझे याद है। आप लोग कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लीजिए। ओके, सो इतना अगर हमें 46656 जो आया है, ये हमारा क्या है? अमाउंट। क्या है? देखिए क्या है? अमाउंट। अमाउंट के फॉर्मूले से फाइंड किया तो ये हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो गया है, और हमें अभी मिल जाएगा CI कि हमने कितना ज्यादा कमाया। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 46656 माइनस करेंगे 40,000 से, माइनस करके हमें मिल जाएगा 6656। तो ये हमारा इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट जो हमने कमाया है, सो ये कितना प्रॉफिटेबल परसेंटेज है वो हमें फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट जितना मिला है और अमाउंट हमने जितना इन्वेस्ट किया था डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सो हमें परसेंटेज जो है वो 100 नहीं मिलता है। सो ये हमारा फॉर्मूला है। सो प्रॉफिट हमने कितना कमाया? 6656। अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था? 40,000। ओके, इनटू 100। 0000 कैंसिल, 400 से डिवाइड कर देंगे 6656। 400 के टेबल में 6 तो नहीं आएगा, ये 6 भी नहीं आएगा, 665 ले सकते हैं हम लोग। 400 वन जा माइनस करेंगे 5 का 6 का 6 माइनस 4 हाउ मच? 2।
ओके, सो 400 से छोटा है तो ये वाली वैल्यू भी नीचे आएगी। अभी 4 की टेबल में 26 आता है क्या, पहले उतना देखो। ओके, तो आपको पता चलेगा कि 400 की टेबल में इतनी बड़ी वैल्यू कब आएगी। सो 400 5 4 5 20 तो 2000 हो जाएगा। 4 5 4 6 24 मतलब 2400। ओके, माइनस की 6 आ गया, 5 आ गया, 6 में से 4 गया 2, अरे 2 में से 2 गया 0। सो यहाँ पे एक और 0 ले गया क्योंकि 256 छोटा है। ओके, पॉइंट लिया हम लोग ने, क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे 0 लिया है। ओके, 4 के टेबल में 25 नहीं आता है, 25 से छोटा आता है। 4 6 24 00 0 आ गया, 6 आ गया, 5 में से 4 गया, 1 आ गया। ओके, 2 - 2 0। 4 के टेबल में 16 आता है, यस, तो पॉइंट ऑलरेडी लिया है, 0 ले लेंगे। 4 4 16। ओके, सो हमारा कितना आ गया 16.64%। ओके, सो ये हमारा सैयद की स्टोरी होगी। ऐसे ही हमें फर्नांडिस का फाइंड करना है। सो मिस्टर फर्नांडिस ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। ओके, सो मिस्टर फर्नांडिस ने कितना इन्वेस्ट किया था? इन्वेस्टेड 1,20,000। ओके, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में वापस पैसे कितने मिले? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा वापस कितना मिला? 192,000। ओके, 1,92,000 से रिटर्न मिला है। सो प्रॉफिट हुआ, यस प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? सो अमाउंट इन्वेस्टेड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस इन्वेस्टेड अमाउंट, है ना? सीधी सी बात है, जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको माइनस करना है, तो वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे इन्वेस्टेड अमाउंट से। सो 1,92,000 को माइनस करेंगे 1,20,000 से। ओके, 72,000 आ गया। सो ऐसे ही हम प्रॉफिट जो है फाइंड किए थे, वैसे फर्नांडिस का भी फाइंड करते हैं। सो प्रॉफिट परसेंट, जितना प्रॉफिट लगाया वो और अमाउंट इन्वेस्ट किया था उन्होंने उतना मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट का वैल्यू 72,000 उन्होंने प्रॉफिट कमाया। अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था उन्होंने? 1,20,000 और उन्हें फायदा हुआ भी देखते हैं कितना। तो 00 000 कैंसिल, 0 and 0 कैंसिल, 12 1 12, 6 72, 6 10 60। 60% इन्होंने कमाया, इन्होंने 16.64% कमाया। सो दोनों में से किसका ज्यादा है? आप लोग देख सकते हो कि मिस्टर फर्नांडिस ने ज्यादा कमाया। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, मिस्टर फर्नांडिस, अगेन मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टमेंट टर्न टू बी मोर प्रॉफिटेबल। ओके, आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट सम देखेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज का लास्ट सम है और इसके बाद में जो एक्सरसाइज है हमारी वो खत्म हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। समीरा spent 90% of her income and donate the 3% for the social causes. If she left with the rupees 1750 at the end of the month, what was her actually monthly income? समीरा जो नाम की लड़की है वो 90% खर्च कर देती है और डोनेट करती है 3% और उसके हाथ में जो बचा हुआ अमाउंट है वो इतना है 1750।
तो उसकी मंथली इनकम कितनी होगी वो हमें पूछा है। सो हमें मंथली इनकम नहीं पता है, तो लेट एक्स बी द समीरास मंथली इनकम। अब जो उसकी इनकम होती होगी x, उसके अंदर से वो 90% जो है वो स्पेंड करती होगी, 90% शी स्पेंड, ठीक है, ऑन x। कैलकुलेट करेंगे कैसे, 90% ऑन x प्लस 3% फॉर सोशल कॉजेस, ये भी होगा ऑन x। अब जो लेफ्ट अमाउंट है सो वो x के ऊपर नहीं होगा, वो जो है उसका अमाउंट जो है वैल्यू बताई गई है। सो ये तीनों चीजें मिला के उसके पास जो इनकम होती होगी उसके अंदर से वो खर्च करता है, और कुछ नहीं बताया है हमें। सो 90% ऑन x मतलब 90x अपॉन 100, 3% ऑन x मतलब 3x अपॉन 100, 1750 और x 100 डिवाइड में एक बार ले लेंगे, 90x प्लस 3x। अब ये x वाला नहीं है, इसके लिए उसको अकेले रखेंगे हम लोग। ओके, ये 100 डिवाइड में इधर पे भी जाएगा उधर पे भी जाएगा, 90 प्लस 3 93, और ये 100 इंटू दिस 1750 है, तो और दो जीरो ऐड हो गए, और ये 100 इंटू x 100x आ गया 175, 1 2 3 0, और ये 100x इधर ऑलरेडी है, x के पास जाएगा प्लस 93, उस साइड जाके माइनस 93। सो 100 माइनस 93 हाउ मच, 7x, 175 3, ठीक है, टोटल 0 हो गया। सो ये 175 टोटल 0 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे इक्वल के बाद है 7x, तो x ऐसे रहेगा, 7 नीचे आ जाएगा, 7 से डिवाइड करो इसको, 7 2 जा 14, 3 कैरी 7 5 जा 35, और ये 3 0 का 3 0, सो 25,000 जो है उसकी एक्चुअल इनकम होगी, ठीक है। सो एक्चुअल इनकम of Samira is 25,000। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग अस। कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।